चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। ये इस कहानी का आज का एपिसोड। आरोही आखिर में अंदर आ गई। वो मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल के पास बैठी और उसने दोनों बच्चों को बताया कि अद्विजय ठीक है। वो बस उसको देखने के लिए हॉस्पिटल में रहना चाहती है। उसने खुद भी खाना खाया और बच्चों को भी अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर उसने दोनों बच्चों के माथे को चूमा और उन्हें छोड़कर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने वार्ड को खोला और मशीनों से घिरे अद्विजय को देखा। बोर्ड के दरवाजे को बंद करके वो अद्विजय के पास गई। उसने अपना सर अद्विजय की चेस्ट पर रखा और उसकी अद्विजय की सांसों को महसूस किया। अद्विजय की धड़कनों को महसूस कर उसे चैन मिला। फिर उसने अपने बालों को कान के पीछे किया और अद्विजय के माथे पर चूम लिया। वो अद्विजय के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर बिस्तर के सहारे अपना सिर रखकर लेट गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग हबी। आरोही ने कहा, गुड मॉर्निंग हबी। फिर उसने मुस्कुराते हुए अद्विजय के गाल पर किस किया और वो बाहर गई। डॉक्टर ने आरोही को देखा और बोले, मैडम, क्या हम आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए? इस पर आरोही ने नामे गर्दन हिला दी। कुछ देर में डॉक्टर विराज वहां आ गए और उन्होंने अद्विजय को एग्जामिन किया। आरोही पर को विराज पर काफी गुस्सा आ रहा था। भले ही उसने अद्विजय को ट्रीट किया, मगर उसके रुक्ष शब्दों ने उसकी काफी तकलीफ पहुंचाई थी। अगले कई घंटों तक आरोही जैसे हॉस्पिटल में ही रही। अनिका जी और राजवीर जी अद्विजय को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा दुखी थे। दादी भी रात के वक्त हॉस्पिटल में आई। उन्हें अद्विजय की हालत के बारे में पता चलने के बाद काफी पछतावा हो रहा था और वो सबके साथ अद्विजय से मिलने भी नहीं आ सकी उसे। जिन्होंने जब शर्लिन उनसे मिलने आई थी तो उन्हें दिल में काफी ज्यादा दर्द हुआ था और जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उनके पास काफी कम समय है और उन्हें अपने परिवार के साथ वो समय बिताना चाहिए। दादी को लगा कि उनके की सजा मिल रही है। इस वजह से उन्हें अपने सारे गलत काम याद आ गए थे और वो काफी पछतावे में थी। जब आरोही ने इतनी रात में दादी को चुपके से अद्विजय को देखते हुए देखा तो आरोही ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोली, दादी, आप अंदर जा सकती हैं। ये सुनकर दादी ने कहा, आरोही बहू, मुझे माफ कर दो। आरोही ने कहा, दादी माँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे डॉक्टर से पता चला आपकी तबीयत कितनी खराब है। दादी, आपको इस वक्त अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। ये सुनकर दादी बोली, पर अनिका और राजवीर तो घर से चले गए हैं, मैं अकेली रह गई हूँ। आरोही ने कहा, तो क्या हुआ दादी, आप हमारे पास रह सकती हैं और आप तो अपने पर पोते से मिली ही नहीं है ना। ये सुनकर दादी हैरान हुई और बोली, क्या मेरा पर पोता? इस पर आरोही ने हाँ में सर हिलाया और उसने अग्नि के बारे में बताया। दादी जब रावत विला गई तो उन्होंने जाकर अग्नि को गले लगाया। धानी दूर खड़े हुए मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी दादी ने आगे हाथ बढ़ाया और धानी को भी अपने पास बुलाया। धानी दौड़कर उनके गले लग गई और बोली, बड़ी दादी माँ, आप कैसे हो? ये सुनकर दादी बोली, तुम्हारी पर दादी बिल्कुल ठीक है, तुम बस अपने डैडी की चिंता करो। फिर उन्होंने अनिका जी की तरफ देखा और बोली, अनिका, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने कभी तुम्हें बहू की तरह ट्रीट नहीं किया। तुम हमेशा मेरी गलतियों पर पर्दा डालती रही। अनिका जी ने दादी के हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए। जब से मैं आपके घर में आई थी तब से मैंने आपको ही अपनी दूसरी माँ मान लिया था और कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। ये सुनकर दादी जी बोली, अनिका, मुझे तो खुश होना चाहिए था कि तू जैसी इंटेलिजेंट औरत मेरे बेटे की मन है, मगर मैं ही शोहरत के नशे में आंधी हो गई थी। मेरे बेटे और पोते को बहुत संस्कारी और सुलझी हुई बीवियां मिली हैं। अब बस मेरे दूसरे पोते को भी कोई अच्छी लड़की मिल जाए। वैसे कहाँ है वो? मैंने सुना है उसी ने अद्विजय का इलाज किया है। राजवीर जी बोले, माम, विराज हॉस्पिटल में ही है। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं और अनिका ने तो रावत हॉस्पिटल विराज के नाम करने का सोच लिया है और मुंबई में जो नए विलास बन रहे हैं मैं वो भी विराज के ही नाम कर दूंगा। दोनों आखिर में हमारे ही बेटे हैं। ये सुनकर दादी बोली, जो तुम्हारा मन करे वो करो, अब मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं रोकूंगी। दादी मुस्कुराते हुए बोली, अनिका जी। फिर उन्हें अपने कमरे में ले गई। दादी बोली, अनिका, तुम्हारा बच्चा तो सही है ना? भगवान ने इतनी देर बाद तुम्हारी गोद को भरा है। भगवान अच्छे लोगों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आज ये चमत्कार देखकर यकीन हो गया। अनिका जी मुस्कुराते हुए बोली, दादी, वो तो आप सबके प्यार की वजह से हैं। वही आरोही दादी को छोड़कर वहां से जाने लगी। तभी उसे चक्कर आ गए। धानी ने जल्दी से आरोही का हाथ पकड़ा। मिस्टी ने आरोही को सहारा दिया और बोली, आरोही दी, यहाँ ये आपको कितनी थकान हो गई है, आप थोड़ा आराम क्यों नहीं करती हैं? ये कहते हुए उसने आरोही को सोफे पर बैठाया और एक गिलास पानी ला कर दिया। आरोही ने पानी पिया और बोली, जब तक उन्हें होश में ना देख लो मुझे कहाँ चैन है मिस्टी। मिस्टी बोली, आरोही दी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ, आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। ये कहकर वो आरोही को सहारा देकर लिफ्ट से ऊपर ले जाने लगी। धानी और अग्नि भी आरोही का ख्याल रखने के लिए बेडरूम में गए।
जब आरोही शावर लेकर वापस से हॉस्पिटल के लिए निकलने लगी तो अग्नि और धानी दोनों दरवाजे को रोककर खड़े हो गए और बोले, मम्मा आप अब कहीं नहीं जाएंगे जब तक आज आप 8 घंटे की नींद नहीं ले लेते। आरोही नीचे बैठी और बोली, बच्चों मम्मा ठीक है और अभी आपके डैडी को मम्मा की जरूरत है। इस पर धानी ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं मम्मा अभी आपको आराम की जरूरत है। ये कहकर धानी ने आरोही के कंधे को पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। आरोही आज कई दिनों बाद अपने बच्चों का प्यार देखकर मुस्कुराई और बिस्तर पर लेट गई। अग्नि और धानी दोनों आरोही का एक एक हाथ पकड़कर साइड में लेट गए और आरोही की आंखें बंद की। आरोही कुछ देर बाद जैसे ही आंखें खोलती तो दोनों बच्चे उसे घूरने लगते। आखिर में आरोही थक हार कर सो ही गई। जब वो करवट लेती तो एक तरफ करवट लेती तो दूसरी तरफ लेटी। धानी खुद कर अग्नि की ओर आ गई। आरोही ने कहा, धानी इतनी शरारत मत करो, तुम्हारा भाई देखो तुमसे कितना शांत है। इस पर धानी बोली, मम्मा हम दोनों ट्विंस थोड़ी हैं जो हमारी आदतें भी एक जैसी होगी। इस पर आरोही धानी का चेहरा पकड़कर बोली, धानी। तभी धानी बोली, माँ अग्नि भैया ने मुझे सब बता दिया है। इस पर आरोही थोड़ी हैरान हुई। अग्नि पहले तो इस बारे में धानी को कुछ भी नहीं बताना चाहता था, मगर धीरे धीरे उसे एहसास हो गया था कि धानी वैसे तो बहुत शरारती थी मगर अंदर से काफी समझदार भी थी और अगर वो इस बात को अभी बताता तो वो समझ जाती। पर बाद में किसी पूरे हालातों में ये बात धानी को पता चलती तो उसका दिल टूट जाता। और हुआ भी ऐसा ही। धानी सब समझ चुकी थी। उसे नहीं पता था कि जन्म देने वाली माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। उसके लिए तो बस वही माँ इम्पोर्टेंट थी जिसने उसे कितने सालों तक पाला था और जिसे उसने अपनी माँ कहा था। आरोही धानी के माथे को चूमते हुए बोली, धानी मैं ही आपकी मम्मा हूँ, कोई आपकी मम्मा की जगह नहीं ले सकता। मम्मा आप दोनों से बहुत प्यार करती हैं। धानी ने वापस आरोही के माथे को चूमा और उसकी आंखें बंद करते हुए बोली, मम्मा सो जाओ आप। आरोही आखिर में थक हार कर सो ही गई। 8-9 घंटे की नींद लेने के बाद उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। आरोही किचन में गई। उसने सबके लिए काफी हेल्दी और टेस्टी खाना बनाया और बच्चों को खिलाने के बाद वो एक टिफिन पैक करके हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में उसने एक नर्स से पूछा, डॉक्टर विराज कहाँ है? ये सुनकर नर्स बोली, वो फौरन से आए डॉक्टर की टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस पर आरोही नर्स के साथ उस मीटिंग रूम की ओर बढ़ गई। मीटिंग रूम का दरवाजा खोलकर उसने अंदर देखा तो जो अद्विजय के केस पर डॉक्टर पर बात कर रहे थे उन्होंने आरोही को देखा और वो चुप हो गए। आरोही ने उन सभी को ग्रीट किया और जाकर टिफिन बॉक्स टेबल पर रखते हुए बोली, डॉक्टर विराज ये आपके लिए है। ये कहकर आरोही वहां से जाने लगी। तभी आरोही की साड़ी का पल्लू विराज के हाथ में लगे पेन की नोक में फंस गया। आरोही ने पलट कर देखा। विराज ने उसके पल्लू से पेन को निकाला और सख्त भाव के साथ टिफिन बॉक्स को देखते हुए बोला, इसे ले जाइए। आरोही ने कहा, खाना है तो आप खा सकते हैं, वरना आप अपने बाकी डॉक्टर को भी ये लंच दे सकते हैं। ये कहकर वो वहां से चली गई। विराज ने काफी देर तक टिफिन को घूरा। फिर वो उन सभी डॉक्टर उसको वहां से जाने के लिए कहकर लंच करने लगा। उसने जैसे ही एक बाइट ली तो आरोही के हाथों से बने खाने का स्वाद उसके मुंह में घुल गया और उसने मन ही मन आरोही की कुकिंग स्किल्स की तारीफ की। कई दिन बीत गए मगर अद्विजय को होश नहीं आया। आरोही दिन ब दिन और उम्मीद खोती जा रही थी। अद्विजय के बिना एक दिन भी रहना उसे मुश्किल लग रहा था। जब भी वो अद्विजय के पास रहकर अकेला महसूस करती तो उसे लगता जैसे वो इस दुनिया में अद्विजय के बिना रह नहीं सकती थी। मगर जब से उसे याद आता कि वो और अद्विजय सालों पहले ऑस्ट्रेलिया में उसे चैम्बर में मिले थे तो आरोही को लगा कि जब भगवान ने उन दोनों को इतनी बार मिलाने की कोशिशें की है तो वो उन्हें अब अलग नहीं करेंगे। इसलिए विराज जैसा एक जीनियस डॉक्टर मिला जिसने अद्विजय का ट्रीटमेंट किया। उस रात आरोही को अद्विजय के बिस्तर पर सर रखकर लेते लेते सपना आया कि अद्विजय होश में आ चुका था। मगर जैसे ही वो सपना टूटा आरोही की उम्मीदें टूट गई। वही राजस्थान में आरंभ जी का दिमाग खराब हो चुका था। जब उन्हें सिया की डेड बॉडी मिली थी तो वो बुरी तरह टूट गए थे। उन्होंने राजस्थान में जाकर दंश के परिवार को मजबूर किया कि वो सिया की डेड बॉडी से ही दंश की शादी कर दे ताकि शादी होने के बाद वो दंश को अपने परिवार का वारिस बना सके। दंश के परिवार वाले भी अजीब लोग थे। उन्होंने जो वादा किया था कि वह अपने परिवार के बेटे की शादी सहगल परिवार में कराएंगे, उस वादे को निभाने के चक्कर में दंश की एक डैडी बॉडी से शादी करने तक तैयार थे। दंश जैसे ही अपने परिवार के हाथों मजबूर होकर मंडप में गया तो लेटी हुई डेड बॉडी को देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसे समझ आया कि सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि सहगल परिवार भी पागलों से भरा हुआ है। उसने तभी सहगल परिवार को बताया कि वो सिया थी ही नहीं बल्कि उनकी सिया तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। जब उसने सारे सबूत दिखाए तब जाकर आरंभ सहगल को यकीन हुआ और उन्होंने जिया की डेड बॉडी के साथ वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने सिया की डेड बॉडी को रेतीले पहाड़ों के ऊपर झाड़ियां में फेंकवा दिया क्योंकि दंश ने उन्हें ये भी बता दिया था कि जिया ने ही सिया की जान ली थी।
इसलिए वो फिर जिया के असली परिवार को तलाश करने लगे और वो जिया के असली परिवार को ढूंढकर उसे भी बर्बाद करना चाहते थे। उन्होंने दंश को इसके लिए शुक्रिया किया। तभी दंश ने उनकी मदद लेनी चाहिए और उसने आरंभ जी से पूछा, अंकल मुझे आपसे कुछ जानना है। जानना? कहो बेटा। आरंभ जी बोले। दंश ने पूछा, जिस लड़की को आपने अपनी बेटी की परछाई बनाने के लिए चुना था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ से थी और उसका परिवार कौन था? ये सुनकर आरंभ जी कुछ देर के लिए खामोश हो गए। मृत्युंजय से उन्हें अद्विजय की कंडीशन के बारे में पता चल गया था और मृत्युंजय ने दंश से कहा था कि वो आरोही के परिवार के बारे में पता लगाए। मृत्युंजय अद्विजय की ऑब्सेंस में वो सब कर रहा था जो अद्विजय होश में होता तो करता। वो जानता था कि अद्विजय शायद आरोही के परिवार के बारे में पता लगाने की कोशिश करता। मृत्युंजय की बात मानकर ही दंश ने आरंभ जी से ये सवाल किए। आरंभ जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा, मगर इसके लिए हमें तुम्हें सहगल परिवार का दामाद बनाना होगा।